में तो सब जगह अकाल की स्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए बाहर तो जाना ही इस काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर चल पड़ता है। चलते चलते वह विनयपुर नाम के गांव में पहुंचता। गांव में रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं। दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल की स्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाता तो कृपा होती आपकी बहुत। अरे रे, लगता है तुम्हारी बहुत दस्त हालत हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें। मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वह काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है सुरेश, कान खोल कर सुनो। मेरे पास 20 गाय और 15 भैंस हैं। तुम रोज उन जानवरों का गोबर निकालोगे और रोज सुबह शाम उनको चारा और पानी दोगे। महीने के आखिरी तुम्हें इस काम के लिए 200 मिलेगा। और हाँ, 2 वक्त का खाना हमारी तरफ से तुमको मुफ्त में दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम यह काम कर पाओगे? अरे रे, 20 गाय और भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है, पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं यह कर लूँगा। एक विनती है। हाँ बोलो, क्या? सेठ जी, अगर आपको समस्या ना हो तो आपके गायों के गौशाले में मैं रह सकता हूँ। सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूँ। मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, तुम गौशाला में रह सकते हो। जी धन्यवाद सेठ जी। भूषण गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है और वह रोज जल्दी उठकर गायों भैंसों का गोबर निकालता है, उन्हें चारा डालता है और समय पर पानी पिलाता है। हर रोज भूषण अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता है। जगन सेठ को सुरेश का काम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वह अपना कार्य सफाई से करता है। मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। तुम गाय और भैंस का अच्छा ख्याल रखते हो, इसलिए वो दूध को भी बढ़ा दी हैं और गाय पहले से ज़्यादा दूध दे रही हैं। इसीलिए मैं आज से तुम्हारा तनख्वाह बढ़ाकर 400 कर देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुछ सेठ दिन जी। ऐसे ही बीतते गए। सुरेश जगन सेठ के पास मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे सुरेश के पास पैसे जमा हो जाते हैं, जिसके लिए एक कुटिया खरीदता है। गौशाला में सोकर तो नाक में गोबर की गंध अभी तक नहीं जा रही है। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। जगन सेठ के पास गौशाला में काम करता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता। साल ऐसे ही बीतते गए। सुरेश की मेहनत के कारण उसके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए। सुरेश जगन सेठ से बोलता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बढ़ गई है और मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं। पर मुझे उन पैसों की चोरी होने की चिंता हो रही है। आपको तो पता है ना, मैं दिन भर यहाँ पे काम करता हूँ और सिर्फ सोने के लिए घर जाता हूँ। इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी होने की चिंता सताती है। हाँ सुरेश, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। आए दिन गांव में नए नए चोरी के किस्से आ रहे हैं और दिन भर तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना जरूर है। देखो भूषण, ऐसे समय में तो गांव के एक ही जगह
है जहाँ पर धन सुरक्षित रह सकता है, और वो जमींदार का घर। क्या जमींदार का घर? हाँ सुरेश, इस गांव में जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु है, ऐसे मैंने कुछ लोगों से सुना है। और उसके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उसके पास रख सकते हो। अच्छा ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, फिर आज ही मैं जमींदार से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्याएं बताता हूँ। भूसड़ जमींदार के घर उनसे बात करने के लिए जाता है। सुरेश जगन सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले मैं दूसरे गांव से आया हूँ। अच्छा सुरेश, बोलो तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? जमींदार जी, मैं सालों से जगन सेठ के पास काम करता रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं, पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बढ़ गई है। रुपयों को घर में रखने में समस्या हो रही है। अच्छा, कितने रुपए जमा किया है तुमने? जमींदार जी, यही कोई 4-5 हजार होंगे। वाह, यह तो बड़ा रकम है। मैंने अपनी ईमानदारी के बारे में लोगों से सुना है, इसीलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्तों के लिए रखने आया हूँ। हाँ सुरेश, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारा रकम मेरे पास एकदम सुरक्षित रहेगा। तुम अब चिंता छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरी होने का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे ये पैसे सुरक्षित हाथों में है। अरे सुरेश, कोई बात नहीं, धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए जो तुम मेरे पास आए अपने रुपए रखने के लिए। भूसड़ ईमानदारी और मेहनत से जगन सेठ के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही बीत गए। बहुत साल हो गए हैं जगन सेठ के यहाँ काम करते हुए। वैसे सेठ जी बहुत अच्छे इंसान है, पर सोच रहा हूँ कि खुद की ज़मीन लेकर उसे मेहनत करूँ, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। और अब जो मेरे पास थोड़े पैसे हैं और जो जमींदार को दिए हुए पैसे हैं, वह जमा करके थोड़ी ज़मीन लूँगा। जमींदार से मिलने के लिए जाता। जमींदार जी, आपने ही रुपए वापस लेने आया हूँ। आपके पास मेरे 4-5 हजार जो दिए थे संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं, वैसे कौन हो आप? अरे जमींदार जी, मैं सुरेश हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? अरे भाई, मेरे पास कितने सारे लोग आते जाते हैं पैसे रखने के लिए, और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार है। वैसे अब आपके पास कोई कागजात है कि? क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ, जिससे कितना पैसा दिया, किससे कितना पैसा लिया, सब व्यवहार रहता है मेरे पास। जमींदार जी, आप यह क्या बोल रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, और आप ऐसा बोल रहे हैं? कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस कर दे। हाँ सुरेश, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसीलिए तुमसे मैं डॉक्यूमेंट मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी को पैसे का व्यवहार करते हो तो तुम्हें स्टाम्प पेपर पर लिखवा लेना चाहिए। तुम किसी भी से पूछ सकते हो। नहीं जमींदार जी, मैं आपके पैरों पर पड़ा हुआ हूँ, कृपया करके मेरे पैसे मुझे लौटा दें। बड़ी मेहनत से मैंने पैसे जमा किए थे, मुझ पर ऐसा न्याय ना करें। अरे क्या यह झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरे ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे यहाँ
रुपए लेने आए हो? इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया। सुरेश दुखी होकर अपने घर चला जाता है। सुरेश भाई, तुम 2 दिन से काम करने के लिए नहीं आए, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ समस्या है क्या? अरे सेठ जी, आप खुद आए हो। आप खबर भिजवा दिए होते तो मैं खुद चला आता। अरे सुरेश, कोई बात नहीं। तुम्हें देखकर लगता है तुम बीमार हो। क्या हुआ है क्या बताऊं, जिस जमींदार के पास पिछले कुछ सालों से मैंने पैसा संभालने के लिए दिया था, वो आज मुझे पैसा वापस नहीं कर रहा है। वो बहुत लालची इंसान है, वो लोगों को ठग रहा है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी गंभीर विषय है। मैंने तो जमींदार के बारे में अच्छा सुना था, पर मुझे भी नहीं पता था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी मैं सोचूं कि हर साल उसकी संपत्ति इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ जा रही है। मुझे माफ़ कर दो सुरेश, मैंने ही तुम्हें जमींदार के पास जाने के लिए बोला था। गलती तो मेरी भी है। नहीं जगन सेठ, आप तो मेरे अच्छे के लिए ही सोच रहे थे। यह तो जमींदार का लालच है। अब लगता नहीं कि मेरे पैसा उस जमींदार के पास से निकल पाएंगे। सुरेश, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। सारी तरकीब ही बताता है। ठीक सेठ जी, हे ऊपर वाले, यह तरकीब कामयाब होने दीजिए। अगले दिन जगन सेठ खुद जमींदार के घर आता है। अरे जगन सेठ, आप खुद यहाँ आए हो? बोलो भाई, इतने गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो यह सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में लगे। अरे जमींदार जी, आप तो मुझे लज्जित कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीने के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ रुपए थे। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो चोरी ना हो जाए, इसलिए मैं सारे पैसे आपको संभालने के लिए देने आया हूँ। आपके सिवा इस गांव में और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे जगन सेठ जी, कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चिंत होकर व्यापार करने के लिए जा सकते हैं। वहाँ सुरेश आ जाता है। अरे सुरेश, तुम अच्छा हुआ आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन तुम्हें पहचाना नहीं। इतने सारे लोगों के पास आते जाते हैं तो जरा परेशान ही होती है, पर मैं अपनी बातों पर पक्का हूँ। हाँ रुको, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे देता हूँ। अरे क्या बात है जमींदार जी, आप तो अपनी बातों के पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास ही रखूंगा। ना बोलकर वह घर चल देते हैं। अरे सेठ जी, आप तो चल दिए, आप हमें पैसा नहीं दिए रखने के लिए। जमींदार जी, मैं घर जाके आपको पैसा लाके दे दूंगा। सेठ घर आते हैं और फिर वह जमींदार के पास पैसा लेके नहीं जाते हैं। इस प्रकार से सेठ जी ने जमींदार से सुरेश के पैसे निकलवाए।